नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों, दर्शकों और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल के दर्शकों का स्वागत है। हम इन दिनों अलग अलग प्रदेशों में चुनावी नतीजे क्या रहे हैं उसके विश्लेषण की एक कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक बड़े पुराने पत्रकार प्रकाश दुबे जी, जो एक वक्त छत्तीसगढ़ में भी काम कर चुके हैं, वो भास्कर अखबार के, बड़ा अखबार है भास्कर अखबार के समूह संपादक हैं। वो नागपुर में काम देखते थे। अभी करीब एक साल पहले मुंबई का संस्करण शुरू हुआ और अभी 3 महीने करीब हुए हैं पुणे का संस्करण शुरू हुआ है। तो वो काफी अरसा मुंबई में रहे, अभी इन दिनों पुणे में है। मेरी बातचीत हो रही है प्रकाश दुबे जी से, इस वक्त वो पुणे में है। प्रकाश दुबे जी पत्रकारिता के मुद्दों को लेकर लगातार फिक्रमंद और सक्रिय रहते हैं। भारत में पत्रकारों की एक बड़ी संस्था जो मुद्दों को लेकर लड़ती है, एडिटर्स गिल्ड, उसके महासचिव रहे हुए हैं प्रकाश दुबे जी अभी कुछ अर्सा पहले तक। श्रमजीवी पत्रकार संघ का आंदोलन जब चलता था तो उसमें आपातकाल के समय से मुझको याद है प्रकाश दुबे जी सक्रिय रहते थे। बहुत ही समृद्ध विचारवान पत्रकार हैं, बड़े अच्छे संपादक हैं, बड़ा अच्छा अखबार निकालते हैं। मुझको कभी कभी पीडीएफ भेजते हैं, मैं उसको देखता हूँ। बड़ा सुंदर अखबार निकालते हैं वो। तो मुझको जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के विश्लेषण की जरूरत पड़ी तो मुझको उनसे बेहतर कोई पत्रकार सूझा नहीं इसके विश्लेषण के लिए। प्रकाश भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी प्रकाश भाई, महाराष्ट्र जो है जिसमें आप नागपुर, मुंबई, पुणे सभी जगह रह के काम देख रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ इन पिछले 5 वर्षों में देश के किसी भी और राज्य ने ऐसी उथल पुथल नहीं देखी है जैसी महाराष्ट्र ने देखी है। वहां की दो बड़ी पुरानी पार्टियां, एक है शिवसेना, वो 2 पार्टियों में बदल गई है। एक है एनसीपी, वो भी तकरीबन 2 पार्टियों में बदल गई है। और कांग्रेस और भाजपा तो है पुरानी, वो अभी नहीं बदली है। तो कुल मिलाकर वहां जहां पे 3 पार्टियां, चार पार्टियां जहां रहनी थी, 4 की जगह 6 हो गई हैं। तो ये चुनाव इस बार का कैसा रहा, इन इन सब के बीच में सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा, किसका क्या प्रभामंडल रहा इन 6 टुकड़ों का? मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्ष में जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पे हुई हैं, जी। आप उसको षड्यंत्र कर लीजिए या उसको ये भी कह सकते हैं कि ये बड़ी रणनीति थी। उसके कारण लोगों को किसी भी तरफ जाने में बहुत आसानी हुई। अच्छा। जब राजनीति में कारोबार हावी हो जाता है हम्म। तब निश्चित ही महाराष्ट्र और मुंबई याद आता है। हम्म। पहला कारण यह है कि एक जमाना था, आमची मुंबई नारा ही इस बात का द्योतक था हाँ। कि शिवसेना और बाल ठाकरे के सिवा ना तो कोई फिल्म बन सकती है और अगर बन गई तो चल नहीं सकती है। जी। किसी भी तरह का उद्योग या कुछ भी चलाना हो आपको, जी। यहाँ की कुछ यूनियनों का जो अंत हुआ, बिल्कुल। उसका कारण भी किसी समय शिवसेना थी। बिल्कुल। बाद में उन्होंने खुद अपनी एक मजदूर यूनियन बनाई। जी। दूसरे, जब देश की राजनीति में जी। पैसे लेकर हाँ। किसी दूसरे के निवेश से काम करना शुरू हुआ, हाँ। तब लोगों को लगा कि हम्म। ऐसे लोगों के बीच में शरद पवार नाम का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ। शरद पवार की एक विशेषता यह है कि उन्होंने कभी किसी से हाँ। चुनाव के लिए, किसी काम के लिए, चंदे के लिए हाथ नहीं फैलाया। अच्छा। उनकी खासियत यह है कि लोग उनके पास आते हैं। हाँ। उसका कारण यह है कि हम्म। वो इस तरह की नई नई योजनाएं करते थे हाँ। जिससे लोगों को लगता था। हम्म। शरद पवार के बारे में भ्रष्टाचार के दसियों आरोप लगे। हाँ। संभवतः ईडी ने हम्म। जिन 1000 लोगों के यहाँ पे छापे मारे होंगे या नोटिस दिए होंगे, हाँ। उनमें से वो अकेले थे। हाँ। उन्होंने कहा कि आप जो तारीख दे रहे हैं हाँ। वो तो बात की तारीख है, मैं हाँ। 2 दिन पहले आ जाता हूँ क्योंकि उस दिन मैं कहीं और रहना पड़ेगा मुझे। और अच्छा। डर के मारे ईडी ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप इस तारीख को मत आइए। हाँ। तो ये कारोबार और राजनीति हाँ। की जो गठजोड़ की कोशिश जब हो रही है, हम्म। तो ये दो नाम हम्म। जो लगभग 2 पार्टियों के चेहरे बन गए, हाँ। इनको तोड़ना जरूरी था। और इनके लिए कितनी कोशिश हो रही है ये सब आप जानते हैं। जी। शरद पवार के खुद के खिलाफ, उनके भतीजे के खिलाफ, हाँ। उनके सहयोगियों के खिलाफ,
हाँ उनके एक जमाने के परम विश्वास पात्र प्रफुल्ल पटेल के हाँ खिलाफ हाँ जो मामले चल रहे हैं, हाँ और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी झूठे हैं, बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि इनके कारण हाँ कम से कम केंद्रीय सत्ता ने यह तय कर लिया था कि हाँ इनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है। उनको यह समझ में आ गया था। हाँ कि ये नाजुक और हैं वो, जरा। जी हाँ, हम्म और दूसरी तरफ हम्म बाल ठाकरे के जाने के बाद हम्म, जब उनके वारिस का सवाल आया, हाँ तो उनके बेटे और भतीजे के बीच चुनाव के दौरान हम्म निश्चित ही बाल ठाकरे ने अपने बेटे को पहला अवसर दिया, बिल्कुल। जो कि राजनीति के लिए बिल्कुल भी अपनी तरफ से हम्म इच्छुक नहीं थे। वो अच्छा। एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, हाँ और वो संभवतः देश के उन 4-5 अच्छे छाया चित्रकारों में से हैं हम्म जिन्होंने आकाश में घूमते हुए हम्म सह्याद्री की पहाड़ियों के बहुत अच्छे फोटो लिए हैं। अच्छा। लेकिन जब होता है कि एक बार विरासत राजीव गांधी के हाथ में आ जाए हाँ या राहुल गांधी के हाथ में आ जाए, हाँ ये अखिलेश को तो खैर खुद इसमें जो है अपना जो तकनीकी ज्ञान है उसको छोड़ के वो आए, तो हाँ यहाँ भी ये था कि विरासत की जो राजनीति होती है, तो हम्म उनको ये जब ये सत्ता उनके हाथ में आ गई, हाँ उनके हाथ में जिम्मेदारी आ गई, नकेल आ गई, हाँ तो उनका भतीजा जो तब तक अपनी एक युवा नेता की पहचान बना चुका था, हाँ वो उनसे छिटक कर अलग हो गया। हाँ और इसीलिए हम्म पिछले 2-3 साल से एक कोशिश ये चल रही थी हम्म कि किसी भी तरह से इन दो बड़े नामों की छतरी के नीचे खड़े हाँ लोगों को तोड़ा जाए। तोड़ा जाए, तोड़ा जाए। अब इनमें एक बड़ी बात यह है कि निश्चित ही अजीत पवार, हाँ वो औपचारिक शिक्षा में बहुत कम है, हाँ लेकिन वो महत्वाकांक्षी हैं। हाँ और ये भी सही है कि उनके खिलाफ कई 100 करोड़ के सिंचाई घोटाले को हाँ किसी राजनीतिक दल ने जब उठाया, वो तो बाद में उठाया, हाँ पहले एक सामाजिक संगठन है जो हम्म नागपुर का जनमंच है, अच्छा। उसने सिंचाई घोटाले का मामला उठाया हाँ और कोर्ट में मामला ले गए। हाँ उस मामले पर सबसे ज्यादा तीखे स्वर में विधानसभा में और बाहर किसी ने किया था, तो उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, अच्छा। जो भाजपा के इस समय के बड़े नेता हैं, और हाँ इन दोनों उलझन में है, संकट में है। हाँ और यही कारण था कि हाँ एक कमजोर नस तो समझ में आ गई, हाँ दूसरे उनको ये भी समझ में आ गया था शरद पवार की एक बात, जो मैं उनकी कोई तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, हाँ उन्होंने कभी बेटे और बेटी में अंतर नहीं किया। अच्छा। मुझे याद है कि एक बार उनके जन्मदिन पे मैं उसी शहर में था, मैंने फोन पर बधाई दी, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हाँ मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अमुक जगह पे हूँ। बोले आओ। और हम्म, वो मुझसे नक्सलवाद के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। इस बीच कुछ लोग उनके, कुछ मंत्री थे, कुछ विधायक थे, वो आए, और बातचीत के दौरान उनके मुंह से ये निकल गया कि साहिब, ये बात तो बहुत अच्छी है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से राज चला रखा है, हाँ लेकिन बिटिया के साथ एक बेटा भी होता तो शरद हाँ पवार ने सबके, मतलब मेरे सामने, सबके नहीं, वो हाँ सब तो थे ही, और हाँ जम के फटकार लगाई। अच्छा। लेकिन ये अजीत पवार का ये सोचना बिल्कुल सही था कि हम्म बावजूद इसके कि प्रदेश छोड़कर सुले दिल्ली की राजनीति कर रही हैं, हाँ उनको ये था कि कभी भी आ सकते हैं। हाँ और एक बार खुद मुझसे अजीत पवार ने कहा था, मैंने उनसे कहा कि सुना है कि शिवसेना वाले तो आपको अपनी पार्टी में लेने को तैयार हैं, हाँ उस समय शिवसेना की सत्ता थी। हाँ तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ, वो मुझे बुलाए हाँ तो हाँ वो इस मामले में हिचकते नहीं है। हाँ और जब उनको लगा कि हम्म ये हमले ज्यादा हो सकते हैं, डराया जा सकता है, तो हाँ एक तो देवेंद्र फडणवीस ने बड़े तरीके से एक बार पहले कोशिश की थी, हाँ लेकिन उस बार वो चकमा खा गए। और हाँ वो इसलिए कि आधे केसेस तो उसमें से वापस ले लिए, ये सुबह आधे पाँच अभी भी ये सुबह सिंचाई घोटाले के ये सुबह आधे 5 बजे जो मुकदमे वापस राजभवन, हुए। जो सुबह 5 बजे राजभवन में जी शपथ जी, ली बिल्कुल अजीत सही कह पवार रहे ने। हैं आप। हाँ तो उसमें उसके बाद उसी दिन मंत्रिमंडल की बैठक में हाँ आधे मामले इसलिए वापस नहीं हो सके हाँ क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिसने मुकदमा किया है हाँ जनमंच ने, हाँ पहले वहां से तो आप उनकी सुनवाई तो हम करेंगे, हाँ और वो अभी भी लटके हुए हैं। सरकार अकेले वापिस नहीं ले सकती, कहना था हाँ, कोर्ट का। तो उस मामले में अट गए और वो अभी भी अटके हुए हैं। अच्छा। और इस बार सबसे दुखद
जो आप कह रहे हैं कि क्या हुआ और किस तरह से, तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। ये बड़ा अच्छा अजीत कहा पवार आपने। अजीत पवार के लिए इससे बुरा क्षण नहीं हो सकता था। हम्म। पिछले बार उनके बेटे पार्थ को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, हाँ। और पूरी को जब सब एक थे, पूरा अब परिवार एक। एक था, हाँ। उसके बावजूद वो हार गए थे। हाँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अजीत पवार को ये लगता था कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हाँ। दिल्ली जाकर हिंदी अंग्रेजी में बात कर सकता है, हाँ। तो वो इस बार चाहते थे कि उसको कहीं से उम्मीदवार बनाकर हाँ। जिताया जाए। हाँ। उनके लिए इससे बुरा अवसर नहीं था कि हम्म। सारा दबाव इस बात पे था कि हम्म। तुमको अपने ही परिवार को कुछ आगे जाकर, हम्म। पेड़ की एक डाल काटने से काम नहीं चलता। हम्म। इस पेड़ को अगर पूरी तरह से तोड़ना है हाँ। तो इसको ऊपर से नीचे तक काटना पड़ेगा। इसलिए जो सुप्रिया को हराने के लिए हाँ। सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया गया। हाँ। जो कि और जो कि काफी अजीत जो कि मनाही अजीत करने के पवार। बाद, कोशिश करने के बावजूद, जी। कई दबावों के चलते, जिनका अब तक आप अंदाज लगा चुके हो और शायद आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे, जी। उनको उम्मीदवार बनाना पड़ा। हाँ। इसके एवज में उनको क्या मिला? एक जिला मुख्यालय है उस्मानाबाद, लोकसभा का क्षेत्र है। हाँ। आजकल उसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। हाँ। हाँ। वहां से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा हम्म। के भाई जो है, उनके क्या कहना चाहिए, बहू हाँ। को उम्मीदवार बनाया गया। अच्छा, यानी अजीत पवार के ससुराल को एक टिकट दे दी गई वहां। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि चलो भाई, ये है, ये दोनों हार गए, बात अलग है। तो हम्म। मेरा ये कहना है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हम्म। एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। हाँ। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। शाह आयोग आया था और शाह आयोग ने बजाय जनता पार्टी का भला करने के, हाँ। जनता पार्टी का सफाया कर दिया था, तोड़ बिल्कुल। दिया। बिल्कुल 77 हाँ। से 80 के बीच पूरा खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन इस बार बहुत दिन तक ये चला, तो लोग सोच रहे थे कि नहीं, हर बार इतिहास दोहराया नहीं जाता। हम्म। लेकिन इस चुनाव में लग रहा है कि इतिहास फिर से दोहराया गया, कि हम्म। अगर आप एक तरफा और ठान के किसी के खिलाफ करेंगे तो वो मुश्किल होता है। हम्म। अब दूसरी बात आई शिवसेना की। जी। शिवसेना में निश्चित ही, जैसे कि हर दल में होते हैं, कुछ लोग बड़े भ्रष्ट हैं। हम्म। और मुंबई शहर ऐसा है हाँ। कि वहां पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही जाके खरबपति बनने का अवसर नहीं मिलता। हाँ। आप किसी मोहल्ले के दादा बन जाए ना, हाँ। तो भी हो सकता है कि एक आध महीने में आप करोड़पति तो बन ही सकते हैं। हाँ। आपको वो गुर आना चाहिए। हाँ। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग, हाँ। जिनको आमतौर पे पुलिस की हिरासत में होना चाहिए, हाँ। वो राजनीति में सक्रिय हो गए। हम्म। और इसलिए ये बहुत आसान हुआ। हम्म। इस बार सब लोगों ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं हाँ। कि इतने युवा आए हैं, इतने स्नातक आए हैं। हाँ। किसी ने ये आंकड़ा नहीं दिया हाँ। कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सीबीआई, ईडीआई वगैरह के नोटिस हाँ। पहुंचे, हाँ। और उनमें से कितने लोग उम्मीदवार बने, हाँ। और उनमें से भी कितने लोग जीत कर आ गए, हाँ। या उनके कोई परिजन जीत कर आ गए। हाँ। अगर ये पता लगाया जाए तो एक हाँ। बात जरूर है कि हाँ। महाराष्ट्र इस मामले में, जो उद्योगों में सबसे अव्वल माना जाता है, हाँ, इस मामले में भी मेरे इसमें भी ख्याल से अव्वल अव्वल है। नंबर होगा। हाँ, इसमें भी अव्वल से अव्वल है। जी हाँ। तो एक बात तो ये हो गई। हाँ। अब आप पूछेंगे कि इतना सब करने के बाद भी हाँ। ऐसा क्या हुआ हम्म। कि भाजपा की रणनीति जो है, हम्म। इस बार धोखा खा गई। हाँ। मेरी अपनी राय है, लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का। हम्म। इस बात पर लोगों को अचरज होगा कि जो पहले नाम तय किए गए थे, उसमें था कि सबसे पहले संगठन के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी घोषित की जाएगी हाँ। लोकसभा चुनाव के लिए। हाँ। अब अध्यक्षता के मामले में तो नितिन गडकरी को भी शामिल करना चाहिए, हाँ। लेकिन उनका नाम पांचवें दौर में आया। बिल्कुल। बिल्कुल। और जब नाम तय हो रहे थे, हम्म। उस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी के भोपाल के किसी एक आदमी के यहाँ पे छापा पड़ा, छापा उससे पड़ा। कोई संबंधित था। हाँ। क्या मामला था ये तो पूरी तरह से सामने नहीं आया, हाँ। लेकिन
ये बहाना हो सकता है कि चलो भाई इस कारण उस समय तुरंत नहीं दिया उम्मीदवारी को। हाँ उम्मीदवारी मिलने के बाद लगातार एक चर्चा ये चलती रही कि उनको हराने के लिए बड़ी ताकतें लगी हैं। हाँ और उस समय ये था कि भाई जब 400 पार हो रहे हैं तो 400 में से 399 के छोड़ के एक आध कोई आदमी आपके विरोध में अगर मंत्रिमंडल में बोलता है तो आपका क्या बार बार क्या कर लेगा। हाँ आपने तो उसको संसदीय बोर्ड से भी हटा दिया। हाँ। तो लोग इससे सहमत नहीं थे। लेकिन दूसरी बात ये, लेकिन प्रकाश भाई, जब जब ये चर्चा चलती है कि संघ जो है अपनी मर्जी का किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा, तो हर बार कुल पहले और आखिरी नाम गडकरी का ही रहता है। न किसी दूसरे का नाम मैंने आज तक सुना नहीं प्रधानमंत्री के लायक। तो जो प्रधानमंत्री हैं और जो उनकी टीम है, उनके मन में गडकरी को लेके एक डर तो रहता होगा, आशंका तो रहती होगी। हाँ, अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घोटालों की चर्चा और ये सब बिल्कुल नहीं होती। उसका एक कारण और भी है। हम्म जो लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि नरेंद्र मोदी को हटाने की कीमत पर नितिन गडकरी को कभी भी समर्थन नहीं मिलेगा। अच्छा। उसका कारण यह है कि इस समय जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, हाँ। वो गुजरात के प्रचारक रहे हैं। अच्छा। और तब से वो और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को जानते हैं। हाँ। और संभवतः वो एकमात्र गुजरात के भूतपूर्व और वर्तमान प्रचारकों में से हैं हम्म। जिनसे नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे रहे। अच्छा। वरना आपको मैं संजय संजय जोशी, संजय जोशी। हाँ, और भी नाम याद दिला सकते हैं, मनमोहन वैद्य, हाँ ये सारे के सारे लोगों को वहां से हटाया गया। हाँ बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि सरसंघ चालक की अगर इच्छा चलती हाँ तो मनमोहन वैद्य, जो सबसे पुराने हैं, वो सर कार्यवाही यानी कि महासचिव होते हैं। हाँ लेकिन उनको नहीं बनाया गया। हाँ तो इससे ये साबित होता है। और दूसरा कारण एक और है। हाँ आपकी जानकारी के लिए एक वाक्य में बता दूं कि जिस दिन आडवाणी जी ने जिन्ना के बारे में, हाँ मतलब उनका बचाव नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, अकेले जिन्ना को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, हाँ तो संघ ने यह तय कर लिया था। हाँ। और उसके लिए उनका त्याग पत्र लेने के लिए मोहन भागवत को भेजा था। अच्छा। और आज भी अगर उनकी स्मृति ठीक है और हम्म उनके नजदीकी लोगों से पूछें हम्म। तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी को एक ही क्लेश है, हाँ जो कई बार वो संकेतों में कुछ कभी कभी अपने निजी लोगों से कह चुके हैं। हाँ और वो ये कह चुके हैं कि कम से कम किसी वरिष्ठ व्यक्ति को तो भेजते, मेरा इस्तीफा दे रहे हैं। तो इससे ये एक अनुमान आप लगा सकते हैं हम्म कि मोदी जी हम्म कितना एहसानमंद होंगे हम्म डॉक्टर मोहन भागवत के। हम्म तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं हम्म। कि लेकिन जब महाराष्ट्र में ये कोशिश की गई कि पूरा वर्चस्व हो, तो कई बार ये खबर आपने भी सुनी होगी, देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली ले जा रहे हैं, हाँ नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ ये सब चलता रहा। हाँ लेकिन हो ये रहा था कि वहां भी निर्णय कोई अकेला नहीं लेता है, दो लोग हैं, या कम से कम एक निर्णय लेते हैं, दूसरा उसको लागू करते हैं। हाँ। तो पिछले 3-4 साल से ये चल रहा था कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर हम्म। इस सरकार को तोड़ना है, हाँ जो उनको लगता था कि ये 2-3 पार्टियों ने साजिश करके बना ली। हाँ और लगातार कोशिश हो रही थी। हाँ। लेकिन उनको ये जमीनी हकीकत पता थी। हम्म जिस राज्य को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे आगे माना जाता है, हम्म। जहाँ पे पंचायती राज और सहकारिता के कोऑपरेटिव बारे में सेक्टर, आपको बताने कोऑपरेटिव की सेक्टर। जरूरत नहीं है, आप जी। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी। वहां पे पिछले कई वर्षों से हम्म स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए। हम्म मुंबई, नागपुर, पुणे, हम्म सिर्फ ये होता है कि जब चुनाव का जो शोर मचता है तो हम्म। कहते हैं कि अभी मतदाता सूची तैयार नहीं है, अभी जो है आरक्षित वर्ग के लिए जो वार्ड तैयार रोटेशन। नहीं है, हाँ। और वो नहीं हो रहा है। हम्म मतलब उनको ये मालूम है कि जमीनी हकीकत ये है कि अभी भी ताकत उतनी नहीं है, तो हम्म उसके लिए भी तोड़ना जरूरी था। हम्म। तो एक तो कारोबारी कारण था। हाँ। दूसरा ये था कि यहाँ अगर मजबूती आती है हम्म। तो 40 सीटें हैं, हाँ और ये बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। फिर आप ये देखिए कि यहाँ के जो उत्पाद हैं, हम्म। यहाँ के जो कारखाने हैं,
हाँ जिनको लेके विवाद चल ही रहा है, उसके बारे में आपके दर्शक निश्चित जानते होंगे, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये बांटना तो जरूरी था। हम्म लेकिन ये बांटते समय हम्म एक जो 400 का नारा तो बड़ा हवाई था, हाँ लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि हमें दिक्कत इस बार हो सकती है। हम्म इसलिए 1.5 लोकसभा क्षेत्र में असर रखने वाले हम्म अशोक चौहान को भी हम्म जानकारी ये है कि आदर्श का तो उनका घोटाला चल ही रहा है। चल ही रहा है। एक महत्वपूर्ण नेता ने उनसे ये कहा हम्म कि आपकी बेटी कि जिला स्तर की किसी एक संस्था में, जैसे खरीदी बिक्री संघ वगैरह होते हैं ना, हाँ वो उसकी अध्यक्ष है। हाँ भाई आप तय कर लो, वरना दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। अब एक साथ रहना पड़ेगा मतलब ये तो नहीं कह रहे कि आप अपने घर में एक साथ तो रहते ही हो। रहते ही हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि वो आंसू बहाते हुए बाहर आ गए, लेकिन वो चतुर थे, तो वो तो चुनाव लड़े बगैर राज्यसभा में पहुंच गए। हाँ लेकिन उस नांदेड़ में, जिसमें पिछले बार जिस उम्मीदवार का उन्होंने घनघोर विरोध किया था, हाँ इस बार उसके प्रचार में जाना पड़ा उनको, और उसके बावजूद हार गया वो। हाँ तो ये जो कारण है, हम्म फिर सबको ये पता है कि इतना इतना मतलब सत्ता का उपयोग होने लगा था। हम्म ये लोगों को नोटिस वोटिस भेजना, जेल में भेजना, संजय राउत वगैरह इतने सारे लोग चले गए, वो एक अलग बात है। हाँ इसके बाद जब ये तय हो गया हम्म कि इन दोनों पार्टियों को तोड़ना है, हम्म और विधानसभा का अध्यक्ष हम्म ये निर्णय दे दे हम्म कि इन दोनों के मतलब, संगठन की बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी, हम्म कोई प्रस्ताव पास हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ इन सारी चीजों की अनदेखी करके जब ये हुआ, हाँ यहां तक भी एक बार था कि लोगों में गुस्सा था, निश्चित था, कि मुंबई में लोगों को इस बात पे नाराजगी थी कि हम्म बाड़ा साहब की पार्टी के साथ ऐसा हो गया। हम्म लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री ने आके जब वहां पे भाषण दिया हम्म और ये कहा कि क्या ये बाल ठाकरे का असली बेटा है, हम्म, तो अब ये बात तो चोट करेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब 85 साल के शरद पवार से हाँ नाराज होने के दसियों कारण है, हाँ क्योंकि उनकी अपनी राजनीति जो को है वो सीधी रेखा में नहीं चलती। हाँ वो भी घुमा फिरा के चलते हैं, और कई बार लोगों को समझ में बाद में आता है, जब तक वो बिल्कुल नीचे जाते हैं। बिल्कुल। शरद पवार के बारे में आके पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे शहर में ये कहना कि ये तो भटकती आत्मा है, हाँ तो हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को तो रामसे की फिल्में याद आती हैं, हाँ लेकिन साधारण मराठी मतदाता को हम्म ऐसा लगता है कि वो, उन लोगों ने, आपको नाम बताता हूँ, उल्लास पवार, हम्म आज जीवन जो कांग्रेस में रहे और शरद पवार से एक दूरी रही उनकी, हाँ उन्होंने भी कहा हम्म कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम्म लेकिन कभी भी हम ये सहन नहीं कर सकते हम्म कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो। हाँ तो ये दो चीजें इतनी भारी पड़ी हैं, हम्म उस समय ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमारा आगे कोई क्या बिगाड़ लेगा। और हाँ दूसरे एक संकेत महाराष्ट्र से पूरे देश में देने की कोशिश थी हाँ कि बंगलोर से अगर हम दर्जन 1.5 दर्जन मध्य प्रदेश के विधायक खरीद सकते हैं, हाँ तो मुंबई में लोग शादी का सामान खरीदने आते हैं, हाँ तो हो सकता है कि एक बार जब हम बताएंगे कि यार यहाँ से सूरत और सूरत से गुवाहाटी ले जाके हमने सरकार बदल ली, हाँ तो चलो हमें 200 सीटें भी मिली, हाँ तो 72 सीटें तो यार ऐसे ही हम खरीद फरोख्त करके कर लेंगे, हाँ कि बाकी किसी में दम नहीं है। हाँ ये बात लोगों को नागवार गुजरी, कि और हमको इसका एक सामान असर, हमको सामान मान लिया गया। हाँ, और वैसे कुछ लोग ये साबित भी कर रहे हैं। हाँ उनका कहना वो यह है सामान कि ही भैया है। ठीक है, यार तुम हमें बहुत सस्ता तोल रहे हो 5 करोड़ में, हाँ हम तो 10 करोड़ के लायक हैं। हाँ तो ये भी तो उन तक जानकारी पहुंचती होगी ना, हाँ यानी कि गुलामी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है हाँ, कि आप रेट कम लगा रहे हो हमारा। ये बिल्कुल सीधा ये है। हाँ तो ये जो कारण बने, हाँ इसके कारण ये नतीजे इस तरह से लगा, मुझे तो ये लगता है कि 2 या 3 जगह। और हाँ दूसरे इसमें ये है कि आलोचना की कीमत पे मैं ये कहता हूं कि इस पूरे उसमें चुनाव आयोग जो है हाँ वो निर्णायक की भूमिका में नहीं रहा, हाँ वो एक खिलाड़ी की तरह रहा। हाँ एक उदाहरण देता हूं आपको। हाँ
सातारा, जहां से कभी मतलब कराड़ सातारा जो कहलाता था, वहां से कभी यशवंतराव चुनकर आते थे। हाँ वहां से पृथ्वीराज चौहान लोकसभा में चुन के गए, हाँ और मनमोहन सरकार में उनके राज्य मंत्री थे, सबसे विश्वासपात्र, हाँ नई तकनीक के जानकार। हाँ। बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। बिल्कुल। और बिल्डरों से उनकी ऐसी ठनी कि हाँ। उनकी पार्टी जो है उसका सफाया हो गया, सरकार चली गई। हम्म। तो वहाँ उस इलाके से ये तय किया गया कि हम अपना एक उम्मीदवार खड़ेंगे। और शरद पवार ने यह कहा कि मैं बारामती से ज्यादा महत्वपूर्ण सातारा को मानता हूँ। अच्छा। और उन्होंने वहां पे जिस व्यक्ति को टिकट दिया, हम्म। उसका नाम शशिकांत शिंदे। अच्छा। मुंबई के डब्बे वालों के बारे में हाँ आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपके दर्शक नो भी उनकी जानकारी होगी, सुना होगा कि हाँ। कैसे समय पे वो बिल्कुल। मुंबई में सब जगह डब्बे भिजवाते हैं। लाखों डिब्बे। उनको संगठन का जो अध्यक्ष है उसको दिया उन्होंने। अच्छा। और उसका मैं खुद भी गया था, मैंने जाके देखा कि कैसी उस तरह की लोकप्रियता है। और उसके खिलाफ जो उम्मीदवार थे, वो शिवाजी के 13वें हाँ वंशज हाँ उदयन राजे। हाँ और मैं उदयन राजे से भी मिला था। हाँ तो मैंने उनसे कहा कि आप इस लोकसभा में शिवाजी के वंशज के रूप में उम्मीदवार हैं, हाँ या एक ऐसे दादा के रूप में हाँ जो भाजपा की अनिच्छा के बावजूद टिकट छीन के ले आ सकता है। हाँ क्योंकि उनके और उनके एक भाई के बीच में, सौतेले वौतेले जो भाई हैं, हाँ। उनके बीच में लड़ाई चल रही थी ठीक। कि टिकट के मिले। हाँ और वो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि ऐसे नहीं मिलेगा, दो चार बार दिल्ली के चक्कर लगा के दुखी हो गए, तो हाँ। सतारा की सड़क पे उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया। अच्छा। और वहां पे ऐलान कर दिया कि उदयन तो लड़ेगा। कैंडिडेचर का। हाँ। और तो उनको टिकट मिल गया। और वो जरा उद्धत किस्म के हैं। हम्म। कुछ समय के लिए वो आ, हिरासत में भी रह चुके हैं। अच्छा। तो कहीं कुछ ऐसा हो गया था, पुरानी बात है, और उसमें यह हो गया था, कुछ एक झगड़ा हो गया और उस झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हम्म। तो लेकिन ये चुनाव वो अपनी अलोकप्रियता के बावजूद जीते। हम्म। उसका कारण क्या था? हम्म। चुनाव आयोग ने जो चुनाव चिन्ह दिया, हाँ वो आप शायद जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में तुतारी समझते हैं कि नहीं समझते हैं। हाँ एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है, हाँ। वो एक आदमी उसको बजा रहा है। और तुरही ये कहते आमतौर पर हैं। राज परिवारों में होता था हाँ कि जब कोई आता था, या शादी ब्याह में लोग करते थे। हाँ। तो वो चुनाव चिन्ह इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मूल हिस्सा है, ठीक ठीक। जिससे छिना है, उसको चा, दिया गया। चाचा वाला। चाचा शरद वाला। शरद पवार वाला। हाँ, शरद पवार का। तो वो हाँ। शशिकांत को मिला हुआ था। और अच्छा। दूसरा वहां पे एक दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार को जो मिला था, उसको एक मिला था उसी तरह की एक बांसुरी टाइप का एक वाद्य होता है। हाँ 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 हाँ, इतना तो मिलता जुलता। अब इतना सब जानते हुए भी, और अच्छी डिग्री वाले और अच्छे चश्मे वाले अगर चुनाव आयोग में बैठे हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक, और उन्होंने इस शिकायत की अनदेखी की, तो इसको आप क्या कहेंगे? तरह तरह की बहुत सारी ऐसी हम्म। शिकायतें आई। तो इससे भी हम्म। लोगों को ये लगा। अब वो वहां पे वैसे चुनाव नहीं जीता, हाँ लेकिन दूसरी जगह उसके मैसेज गया। हाँ। क्योंकि जब वो मुंबई वापस गया होगा, मुंबई में तो बहुत बाद में चुनाव हुए, जी। तो मुंबई में जाके लोगों को तो ये पता होगा कि हाँ। हमारे डिब्बे वाले का कैसे डिब्बा बजाया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, हम्म। ये लगातार जमा होती रही। इस फिर बार लोग इस बार के नतीजों पे अगर आए प्रकाश भाई अपन, जी। तो ये जो दो दो हिस्से शिवसेना के, दो हिस्से एनसीपी के, और कांग्रेस और बीजेपी, मोटे तौर पे इन छह चीजों से वाकिफ हूं मैं यहाँ पे। जी। और वहां पे हो सकता है प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी हो सकती है, लेकिन जो मुझको लग रहा है कि इन छह के बीच शायद अधिकतर सीटें बटी होंगी। प्रकाश आंबेडकर जी की भूमिका वही थी जो उत्तर प्रदेश में मायावती जी की थी। हाँ 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 राज ठाकरे से ये पूछना चाहिए कि इतनी कठोर भाषा में हाँ प्रधानमंत्री को याद करने के बाद ऐसा क्या हो गया। हाँ और वो जो कहते थे हाँ कि मैं मुंबई कर,
हाँ तो इस बार उन्होंने जहां जहां वो भाषण देने गए, हाँ उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू साथियों। हाँ तो इससे पता लगता है कि उनके ऊपर भी कोई दबाव तो है, हाँ या जो भी कारण हो। हाँ तो उसके अब उससे भी आगे जो आपने कहा ना, मैंने आपको बता रहा था कि हाँ ये जो बंटवारे के बाद हाँ निश्चित ही लोकसभा के ज्यादातर शिव सैनिक हाँ वो तो चले गए थे, हम्म और वो शिंदे के साथ थे कि राज्य पे सत्ता है, काम होंगे, हाँ और दिल्ली का संरक्षण है। हाँ तो इनके लिए एक लाभ ये हुआ, नुकसान के बजाय, कि हम्म नए उम्मीदवार चुनने में आसानी होगी, ठीक 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 ठीक। है ना। तो पुरानी पुरानी काई पूरी साफ हो गई। हाँ, तो ये था कि भैया तुम कह रहे थे हाँ भाई हमसे गलती हो गई थी पिछले चुनाव में, उसको हमने दिया था, हाँ लेकिन इस बार इसको दे रहे हैं। हाँ दूसरा ये हुआ कि भाजपा को हम्म मुंबई जैसे शहर में भी अच्छा उम्मीदवार तय करने में बहुत आसानी हो रही थी। हम्म अ- अब ये बताइए कि दो दो दिन पुराना भी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, हाँ जिस आदमी को सिर्फ आप अ, कसाब के कारण जानते हैं, हाँ एक नामी वकील है, हमारे हाँ मित्र हैं, हाँ लेकिन उनका यही कहना था। उनको जब हमारे मुंबई के दफ्तर में बुलाया गया, हाँ तो उनसे कहा कि आपका तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ बोले नहीं, कसाब के मामले में मैंने इतना काम किया और इतने मुकदमे जीते हैं कि हाँ घर घर में लोग मुझे टीवी पे देखते रहे हैं। हाँ तो ऐसा ठीक लगता है। है कि टीवी पे लेकिन देखने की लेकिन ये जो बात है, हाँ टीवी पे देखने वाली बात जो है, देश के कई बड़े नेताओं के मन में भी शायद घर कर गई, और हाँ उसने कमाल कर दिया। लेकिन मुझको एक और चीज लगती है कि जिन वकील साहब की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने बाद में खुद ही मंजूर किया कि कसाब को बिरयानी वगैरह खिलाने की बातें उन्होंने बिल्कुल, बेबुनियाद उन्होंने कही कहा कि थी। झूठ। झूठ कहा था उन्होंने। हमने हमने और मध्य प्रदेश के सतना के एक कार्यक्रम में बुलाया था, हाँ और वहां अपने सारे वकीलों ने इनको बुलाया, उनसे पूछा, तो हाँ उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से कहा हाँ कि भाई देखो, वकालत में कभी कभी लोगों को अपने दांव में फंसाना पड़ता है। हाँ उसने कभी ऐसा मांगा नहीं, हाँ लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता था हाँ कि अरे ये आदमी जो है, ये तो है। और वो हाँ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने कई बार वो रोया है। हाँ तो खैर वो तो है, हाँ लेकिन मैं ये बता रहा था कि उसके कारण नतीजा ये हुआ हम्म कि बावजूद इसके कि हम्म सत्ता के सहारे बहुत कोशिश की, हम्म लेकिन शिवसेना के शिंदे गुट को फिर हम्म भी नाक बचाने का अवसर मिला, जो हाँ अजीत पवार को नहीं मिला। हाँ। अभी अभी आंकड़े जो हैं वो किस तरह से बटे हैं सुबह अभी देखिए, अजीत पवार को तो कुल मिला के एक ही उम्मीदवार, जहां पे शायद मेरे ख्याल से वो प्रचार के लिए भी नहीं जा पाए, जी वो चुन के आ गया। जी और जो उनकी मतलब अविभाजित पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था उस समय, हाँ तो ये था। और अ, अब ये है कि कांग्रेस नंबर 1 है, हाँ 11 है उनके, फिर 9 जो है शिवसेना के हैं, फिर शिवसेना उद्धव। उद्धव के, और हाँ 8 जो है पवार के हैं। 8। उधर दूसरी तरफ जो है हम्म 9 निश्चित ही भाजपा के हैं। हाँ लेकिन भाजपा को कुछ जगह पे बड़ी, पूरे विदर्भ में हाँ 11 चुनाव क्षेत्रों में से नितिन गडकरी का अपवाद छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जगह हार गए। ये विदर्भ में तो मुझको बहुत समय पहले से ये रिपोर्ट मिल रही थी कि जी, नितिन गडकरी की एक सीट छोड़ के बाकी बीजेपी सारी सीट हार रही है। बल्कि आपको शुरू में यही बताया गया होगा कि गडकरी को भी निपटा दिया गया है। नहीं, मुझको मुझको ये खबर लग रही थी कि गडकरी, क्योंकि वहां कुछ मेरे दोस्त थे हाँ। इंटेलिजेंस वगैरह में, आप जानते हैं, हम्म तो उनसे मुझको पता लगा कि रामटेक हार रहे हैं, ये हम्म चंद्रपुर हार रहे हैं, गढ़चिरौली हार रहे हैं, और अकेले नितिन गडकरी जीत रहे हैं वहां पे, ये पता लगते रहा मुझको। आपकी जानकारी के लिए, रामटेक में जो उम्मीदवार था, हाँ और जो शिवसेना शिंदे की सीट थी, इसलिए शिवसेना शिंदे को दिया गया था, हाँ। वो कांग्रेस का विधायक था, वहां के पास में उमरेड से। अच्छा। उम्मीदवार कोई दूसरा नहीं मिला, तो उसको हाँ त्याग पत्र दिला के उम्मीदवार बनाया गया। हाँ। और जो कांग्रेस की उम्मीदवार महिला मैंने थी, लास्ट मिनट इम्पोर्ट था वो। हाँ, पहले से उसको इन्होंने समझा के रखा होगा, हाँ और आखिरी दम पे उसने ये कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया, हम्म, और इन्होंने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने उसका चुनाव इसलिए रद्द कर दिया गया हाँ कि ये बताया गया कि साहब इसने जो है, इस फॉर्म पे हम्म। कुछ चीजें जो है बहुत स्पष्ट नहीं लिखी हैं। अच्छा।
और वो हाई कोर्ट में गई, हम्म। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, प्रक्रिया के बीच तो में दखल हम नहीं कुछ दे नहीं सकते करेंगे। अंदर। वहीं दूसरी तरफ हम्म। अमरावती में जो रामटेक से लगा हुआ है, हाँ जहाँ से सुप्रसिद्ध नवनीत राणा चुनाव हाँ लड़ी, हाँ 5 साल से ये मामला चल रहा था कि उन्होंने पंजाब का अपना जाति प्रमाण पत्र गलत दिया है। गलत दिया है। मामला अदालत में चल रहा था, हाँ। और इसके कारण ये लग रहा था, ये उनका सौभाग्य था हम्म। कि आखिरी दिन अदालत ने कहा कि नहीं, ये जो है चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ 5 साल वो बाकायदा उन्होंने लोकसभा का लाभ लिया, हाँ। और जिस दिन ये अदालत का फैसला आया, हम्म। उसी दिन हम्म। उनको भाजपा में शामिल किया गया हाँ और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। हाँ। लेकिन उसके बावजूद वो हार गई। हार गई। तो तो इससे जो आपसे कह रहा था ना, ये कि कारण ये है कि इसमें बहुत ज्यादा नेता घूमे हैं, बहुत किसी ने 100 यात्राएं की, किसी ने 80 गई, सब ये अलग है। हाँ लेकिन जनता के मन में एक जो था कि हाँ भाई हम बेवकूफ हो सकते हैं, हाँ लेकिन महामूर्ख तो मत समझो कम से कम हमें, हाँ। ये रहा। एक चीज बताइए प्रकाश भाई, ये नंबर्स के ऊपर हम एक बार और जाते हैं। कांग्रेस वहां हम्म पे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। हम्म 11 सीटें हैं उसके पास। हम्म 9 सीटें उसके बाद हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास। हम्म ऐसा ही है। और इतना भाजपा के पास। और 9 भाजपा के पास भी है। यस। और शरद पवार गुट के पास कम है, एक कम। एक 8। कम 8 हैं। और अजीत पवार के पास 1 है। और शिंदे शिवसेना के पास 5। 5 हैं। ये वहां का जिसमें उनका बेटा शामिल है। हाँ, हम्म ये कन्फिग्रेशन बन रहा है। हम्म दिल्ली से लगातार ये चर्चा क्यों आ रही है कि उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में जा सकते हैं। और एनडीए की ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है दिल्ली में, उसमें उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अर्ली इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि 4 या 5 नवनिर्वाचित शिवसेना के सांसदों ने हाँ लगातार ये कोशिश की है कि हम वापस आना चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, नहीं, दो दो शिवसेना ये दो उसका हुई। विपरीत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जी सिर्फ अफवाह है। जी, ये अच्छा। अफवाह वैसे ही है जैसे लोग ये कहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो सकते हैं, हाँ जिसमें कोई दम नहीं है। उसी तरह का हाँ एक प्रचार, ये इस समय प्रचार युद्ध है। हाँ और ये इसलिए कि इसके पहले की भी बैठकों में हाँ। उद्धव जो है आमतौर पर दिल्ली की जिम्मेदारी उन्होंने 2 लोगों को दे रखी है। अच्छा एक जो दक्षिण मुंबई से लोकसभा जीत चुके हैं, जो उनकी पार्टी के वहां पे नेता अरविंद सावंत, अच्छा। जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। हाँ और दूसरे संजय राउत, जो हाँ मूलतः पत्रकार हैं, हाँ। सामना अखबार के संपादक हैं वो। संपादक हैं। हाँ, तो ये लोग देखते हैं। जी। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 3 महीने बाद हम्म। यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। हाँ और ये कहा जा रहा है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, हाँ अंदर खाने ये तय है हाँ कि शरद पवार और कांग्रेस ने ये कहा है कि बाकी कुछ भी हो, हाँ चूंकि सत्ता उद्धव से छिनी थी, हाँ। तो इसलिए उद्धव को इसके बाद मौका मिलना चाहिए। ठीक ठीक। उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जो भी होता, हाँ जो भी फैसला अदालत का हुआ, सब कुछ हाँ ठीक ठाक है। हाँ। तो इसीलिए इसके बाद जिस आदमी को ये उम्मीद हो कि हमें, अब ये उसी मुख्यमंत्री तरह का बनना है है। कि अगर नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार होंगे, तो हम्म। फिर से पलटी क्यों मारेंगे वो? हाँ सीधी सी बात है। हाँ, सीधी सी बात है। जब बिना कुछ किए मिल रहा है तो क्यों बदनामी जी और बोलेंगे? जी तो जी। वही उद्धव के बारे में ये प्रचार है। हाँ लेकिन उद्धव की तरफ से दूसरे लोगों ने भी ये संकेत दिया है हाँ कि 5 लोग तैयार हैं। अब हाँ। ये 5 लोगों में से किसी एक आध का नाम मुझे बताया, हम्म लेकिन मैं इस बात पर भी अभी विश्वास इसलिए नहीं करता हम्म। कि इनको अभी वापसी में क्या मिलेगा। नहीं प्रकाश भाई, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जी। 5 लोग जो हैं शिवसेना के किस गुट को छोड़ के? शिवसेना शिंदे के वो लोग जो अच्छा। चुन के आ गए हैं, हाँ उनमें से उनका ये कहना है कि हाँ। 2 लोग जो है वो शिंदे के बहुत करीब हैं। अच्छा। एक तो उनका बेटा ही है, हाँ उनका अपना बेटा जो है वो चुन के आया श्रीकांत हाँ कल्याण से।
हाँ। वो तो पिता का साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ। लेकिन उनका कहना है कि इन 5 में से 3 लोग ऐसे हैं हाँ। जो चाहते हैं हम्म। कि कोई रास्ता बन जाए, जिससे लेकिन मुझे इस पर भी कोई जिससे विश्वास नहीं है जिससे शिवसेना उद्धव में वो जा सकें वापिस। जाने के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। ठीक ठीक। क्योंकि क्या तो होगा कि आप लोकसभा चुनाव तो जीत गए, हाँ। और मान लीजिए विधानसभा में हाँ। ये नाराजगी तब तक कायम रही हाँ। तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ये चर्चा मुझको अभी दोपहर को सुनने मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। बिल्कुल सही है, ये कल उन्होंने किया। हाँ। अब इसके पीछे 2 या 3 कारण बताए जा रहे हैं। हाँ। एक तो ये कि लगातार उन पर 3 साल से वो कोशिश कर रहे थे, अच्छा। और अगर मेरी जानकारी सही है हम्म। तो केंद्रीय, मतलब जो इस्तीफा दे चुकी है उस सरकार के हाँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार उनको जमकर फटकार लगाई थी हाँ। कि हर बार तुम कहते हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा, बदलाव कर लेंगे, अपने पक्ष में सब हो रहा है। तो ये 3 साल की तैयारी के बाद हाँ। उन्होंने ये करवा तो दिया। हम्म। अब सारा का सारा ठीकरा उनके सर पर फूट रहा है कि हम्म। तुमने इस तरफ से करा है कि ज्यादा, मतलब अगर मान लीजिए ये सब जो है अपनी अपनी जगह पे रहते, एक पार्टी रहती और सब होता, हाँ। तो भी शायद इतना नुकसान ना होता। हाँ। तो भी हो सकता है कि शरद पवार 4 में ही निपट जाते, बिल्कुल। आधे में। बिल्कुल। हो सकता था कि शिवसेना की इस बार जो है हम हम्म। दबाव डाल के और सीटें कम, जब 400 की बात करते तो हाँ। उद्धव और उनके साथियों को भी तो डर लगता ना। बिल्कुल। तो लोग ये कहते हैं कि ये दांव गलत हो गया। दूसरे, हम्म। विनोद तावड़े, हम्म। जो जिनको इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने या राज्य की राजनीति से हटाने के लिए हाँ। अलग कर दिया, हाँ। वो इस समय बहुत सक्रिय हैं। हाँ। और आपकी जानकारी के लिए, बीड से चुनाव हार चुकी हाँ। पंकजा मुंडे हाँ। सार्वजनिक सभाओं में ये कहती थी कि हाँ। राज्य के नेताओं, यानी अर्थ समझ सकते हैं, हाँ। कोई ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। हाँ। मैं तो दिल्ली से टिकट लेके आई हूँ, हाँ। और उसके बावजूद वो हार गई। हाँ। तो अब उसका हारना जो है, हाँ। वो एक उम्मीदवार, एक जगह कम होना तो है ही, हाँ। लेकिन ये है कि उसका मतलब ये भी है कि दिल्ली अगर में तुम, भी ऐसा लगता है रिफ्लेक्शन कि हो तुम रहा है। दिल्ली के बदौलत आए तो निपट गए, हाँ, निपट गए। और वहां पे शरद पवार का उम्मीदवार जीत गया। हाँ। हाँ। ये है। तो अभी अभी मोटे तौर पे आपको ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे एनडीए में लौटे, ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। कम से कम मुझे तो, मतलब मैंने तो अभी 1 महीने से उनसे बात नहीं की, हाँ। लेकिन सब लोगों को ये लगता है कि इस बार लोगों को ये समझ में आ गया है हम्म। कि हमें धीरज से काम लेना है। हम्म। और आपने देखा होगा कल एक जो दिल्ली में दांव खेला गया, हाँ। कल की बैठक में ये उनका पहले से था कि हमें सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी है, हाँ। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, इंडिया वालों ने। हम्म। उनका ये था, और वो ये साबित करना चाहते थे कि अगर प्रधानमंत्री इतनी हड़बड़ी में है, हाँ। या पार्टी के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश, तो आप ये देखिए कि एनडीए ने उनको नेता चुन लिया, हाँ। और पार्टी अभी चुनेगी। हाँ। ठीक कह रहे हैं आप। और उसके बाद फिर इन्होंने धीरे से, जब वो खत्म हो गया उनका, हाँ। उसके बाद ये कहा कि हमने तो पहले से तय कर रखा है, और हमारा ये फैसला है कि हाँ। हम जबरदस्ती, हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम हाँ। तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते हाँ। हैं। हाँ। अगर किसी को आना है हाँ। तो हम विचार करेंगे। हाँ। और शरद पवार ने ये कहा कि मैंने नीतीश कुमार या चंद्रा बाबू नायडू से हाँ। चुनाव में समझौता करने के बारे में कोई बात नहीं की, हाँ। क्योंकि लोगों को मालूम था कि इनके दोनों से संबंध है। हाँ। या तो मल्लिकार्जुन खड़गे करते, बिल्कुल। या ये करते। तो खड़गे ने कहा कि मैंने बात नहीं की, हम्म। और इन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की चुनाव पे किसी से कोई बात नहीं की। बिल्कुल। बिल्कुल। ये है। तो अभी विधानसभा चुनाव जो ड्यू हैं वहां पे कुछ महीने जी। बाद, जी। उसमें आपको लग रहा है कि तब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, इनका साथ बने रहेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो बात की बात है। पहले ये दोनों जो टूटे हुए हैं, हम्म। इस बात की कोशिश करेंगे कि अभी मामला अदालत में भी है, हाँ। और सबसे ऊंची अदालत में है, हाँ। और विधानसभा में इन लोगों ने जो फैसला हुआ है उसके हाँ। प्रति आपत्ति प्रकट की है। हाँ। अभी ये चाहेंगे हाँ। कि इस आधार पर भी फैसला हो, हाँ। और वो क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ। क्योंकि
दिल्ली में वो सरकार नहीं है हम्म। जो एक बार कह दे तो अदालत से भी या विधानसभाओं से भी मनमाना फैसला आ जाए। हाँ। तो अभी ये मामला हाँ। अनिश्चित है। और हाँ। उसके बाद ही ये तो तय है, जैसे अभी उन्होंने ये तय किया कि विधान परिषद के चुनाव है। हाँ। अब शिक्षक क्षेत्र से सबके शिक्षक संगठन है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई या तो आपस में एक बात किसी पे नाम पे सहमति होती है तो ठीक हाँ। है, और हाँ। नहीं होती तो लड़ सकते हो। अब इस लड़ने का मतलब ये समझे कि उनका समझौता टूट गया, ऐसा नहीं है। हाँ। ये उनमें है। बिल्कुल वो। बल्कि ये हुआ कि सांगली में भी, हाँ। सांगली में शिवसेना के उम्मीदवार को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के कई नेता तैयार नहीं थे, अच्छा। क्योंकि वो वसंत दादा पाटिल के पोते को चाहते थे हाँ। और बहुत कोशिश की। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने फिर ये तय किया कि हाँ। हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, हाँ। लेकिन अब पार्टी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो दादा का एक विरासत है। हाँ। और वो जीत गया, हाँ। शिवसेना का उम्मीद हार गया। लेकिन उसके बावजूद आपने कोई बयानबाजी नहीं सुनी होगी। हाँ, नहीं सुनी मैंने। हाँ, आपस में निश्चित शिकायत की होगी। उद्धव हाँ। ठाकरे ने कहा होगा हाँ। कांग्रेस वालों से, नाना पटोले वगैरह से, हाँ। कि देखो तुम्हारे लोगों ने काम नहीं किया। तो हाँ। उन्होंने कहा कि भाई हम असहाय थे, हाँ। हमने उनको नोटिस जारी कर दिया। यानी आपको लगता है कि एक पर्याप्त लचीलापन इन तीनों के बीच में चल रहा है, अभी तक कामयाब है? हाँ, और उसका अभी। कारण यह है कि हाँ। अभी ये ना उम्मीद नहीं हुए हैं। हाँ। अभी इनकी उम्मीद है। हाँ। जब इनको ऐसा लगेगा कि उम्मीद टूटने वाली है, हाँ। तो इनमें से भी कुछ लोग, ऐसा नहीं है हाँ। हाँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ये क्योंकि सबसे उम्मीद। बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस को लोग ये मान के चल रहे थे कि ये तो खत्म हो गई। हाँ। और सच में कांग्रेस में उस तरह का कोई जमीनी बड़ा नेता नहीं है। ये राख लेकिन के ढेर से फिर से खड़ी हुई है ये एक किस्म। हाँ, अब बताइए, मिलिंद जिनके पिता को सब कुछ मिला, बिल्कुल। जिनको राहुल गांधी के निकटतम मित्रों के बिल्कुल। घेरे में शामिल होने के कारण मंत्री बनाया गया, बिल्कुल। वो चले गए और राज्यसभा में चले गए। हाँ। तो ये कांग्रेसी तो क्या कहना चाहिए, इतने वरदानी हैं हाँ। कि दूसरी पार्टी में भी जाके सत्ता हथिया लेते हैं। हाँ। अभी मैं एक आंकड़ा निकाल नहीं पाया हूं कि कमल छाप पे जितने सांसद पूरे देश से जीते हैं, इसमें से कितने इम्पोर्टेड हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए। क्योंकि मुझको लग रहा है देश कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो पाया है, भाजपा कांग्रेस युक्त जरूर हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में, अब आपने शायद हमारे अखबार का वो कार्टून देखा होगा, हाँ। अविनाश से शायद शायद आप परिचित भी होंगे, जी। भोपाल जी। वाले बहुत अच्छे हाँ। व्यंग्य चित्रकार हैं, जी। कि पैरों में प्लास्टर बंधा है हाँ। और दोनों जो है, दो दोनों दो बैसाखियों पे चल तो रहे हैं। बैसाखियों पे चल हाँ, रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात तो मतलब उस सरकार के बारे में तो यहाँ चर्चा करनी नहीं है। हाँ, नहीं लेकिन करनी सवाल है। ये है हाँ। कि लोगों को ये भी लग रहा है हाँ। कि पहले कहते थे कि ये कितने दिन चलेगी शिंदे की सरकार, हाँ। या कितने दिन चलेगी उद्धव ठाकरे की सरकार। हाँ। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि ये तो दिल्ली की सरकार के बारे में भी हाँ। कहा जा सकता है। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल ये कहा जा स्थिति। सकता है। ठीक है जी। प्रकाश भाई, बहुत धन्यवाद। आपने पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक तिलस्म को जिस तरह से साफ किया है, तो मुझको लगता है बहुत अच्छा हमारे। लगा आपसे बातचीत करके। जी। और निश्चित है कि आपके इस चैनल के कारण बहुत सारे मित्र जो हैं, जी। वो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, जी। और कभी हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। आपको बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये और सब जान के आपके आपके नए नए संस्करणों के लिए, मुंबई के लिए, पुणे के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपके बहुत जैसे धन्यवाद। आपके जैसे संपादक रहते हुए मुझको एक अच्छी पत्रकारिता का पूरा भरोसा होता है। हमने पूरी जिंदगी से, मैंने तो करियर शुरू ही किया है आपको देखते हुए। नहीं, आप लोगों का संबंध जो जी। पत्रकारिता का इतना गाढ़ा है कि जी। हम लोगों को कई कई बार ऐसा लगता है, और मैं तो बावजूद इसके कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को अब मैं कहता हूँ, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ दिल्ली थी जी। उसको विस्तार मिला। लेकिन मैं जी। अभी भी कहता हूँ कि हाँ। आज की भाषाई पत्रकारिता जो है, जी। जो आप लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, जी। दरअसल भाषाई पत्रकारिता को जो मजबूती मिली है, जी। वो निश्चित ही इस मामले में अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए एक बड़ा सबक है। जी। तो ये तो है। ठीक है प्रकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी इसके बाद धन्यवाद, नमस्कार। विधानसभा चुनावों के पहले एक बार फिर मैं आपसे बात करने बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बात जी। करेंगे। बहुत शुक्रिया।
नमस्कार।